हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं बैक टू द 15th सेंचुरी, जब इंडिया एट गोल्डन बर्ड यूरोपियन पावर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। ये सब शुरू हुआ इंडिया के लिए एक सी रूट की खोज से, एक ऐसी ज़मीन जो अपने मसालों, टेक्सटाइल्स और बेहिसाब दौलत के लिए मशहूर थी। तो इस रेस में सबसे पहले कौन आगे निकला? नॉर्थ पुर्तगाली। वास्को द गामा ने 1498 में कालीकट में कदम रखा और इसी के साथ इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू हो गया। पुर्तगाली सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं आए थे, वो एक मैरीटाइम एम्पायर बनाना चाहते थे। और फिर एंट्री हुई फ्रांसिस्को दे अल्मीडा की, जो इंडिया में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस की ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका मेन मकसद था इंडियन ओशन में पुर्तगाली नेवल सुप्रीमेसी कायम करना। आसान शब्दों में कहें तो समंदर पे कब्जा। लेकिन इंडिया में पुर्तगाली एम्पायर के असली आर्किटेक्ट थे अफोंसो द अल्बुकर्क। उन्होंने 1510 में गोवा को बीजापुर सल्तनत से जीत लिया, जो आगे चलकर पुर्तगाली इंडिया की कैपिटल बनी। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को ख़त्म करने जैसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी किए और इंडियंस के साथ शादी को बढ़ावा दिया, ताकि एक लॉयल लोकल पॉपुलेशन बनाई जा सके। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इंडिया में पुर्तगाली एम्पायर धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? एक तो उनकी धार्मिक असहिष्णुता की पॉलिसी, जहां उन्होंने गैर ईसाइयों पर अत्याचार किया, उसने लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। दूसरा, ब्राज़ील की खोज के बाद उनका फोकस अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें दूसरी यूरोपियन पावर्स से कड़ा मुकाबला करना पड़ा, जो उनसे ज़्यादा मजबूत और बेहतर हथियारों से लैस थीं। और इन्हीं कंपटीटर्स में से एक थे डच। उन्होंने 17वीं सदी में इंडिया में एंट्री ली। उनका मेन इंटरेस्ट मसालों में था, खासकर इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स से। लेकिन उन्होंने इंडिया में भी ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाए, जैसे पुलिकट, सूरत और चिंसुरा में। डच ने पुर्तगालियों को कई लड़ाइयों में हराया और उनसे उनके कई तटीय किले छीन लिए। लेकिन डच का ज़्यादा फोकस इंडोनेशियन आर्किपेलागो पर था। इंडिया उनके लिए सेकेंडरी था। साथ ही एंग्लो डच दुश्मनी में उनकी हार भी इंडिया में उनके पतन का एक बड़ा कारण बनी। फिर आए डेन्स, यानी डेनमार्क से। उन्होंने 1620 में ट्रांक्वेबार, जो अब थारंगंबाड़ी है तमिलनाडु में, वहाँ अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। बंगाल के सेरामपुर में भी उनका एक सेटलमेंट था। डेन्स इंडिया में कभी कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाए। उनकी मौजूदगी बहुत सीमित थी और वो ज़्यादातर शांतिपूर्ण व्यापार और मिशनरी एक्टिविटीज़ में ही लगे रहे। आखिरकार 19वीं सदी के मध्य तक उन्होंने अपनी सारी इंडियन सेटलमेंट्स ब्रिटिश को बेच दीं। अब बारी आती है उन बड़े प्लेयर्स की, जिनके आने से इंडिया का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। अंग्रेज़। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 के आखिरी दिन। उन्हें क्वीन एलिजाबेथ वन से ईस्ट इंडीज़ के साथ ट्रेड करने का चार्टर मिला। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में परमिशन लेने पहुंचे, लेकिन पुर्तगाली असर के कारण उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर सर थॉमस रो आए और उन्हें सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में अपने बड़े सेटलमेंट्स बनाए, जो उनकी ताकत के केंद्र बने। लेकिन अंग्रेज़ अकेले नहीं थे। उनके सबसे बड़े दुश्मन थे फ्रांसीसी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली और उनका सबसे अहम सेटलमेंट था पौंडीचेरी। काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक हालात बदलने लगे। मुगल एम्पायर कमज़ोर हो रहा था और रीजनल पावर्स उभर रही थीं। इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज़ और फ्रांसीसी दोनों इंडियन पॉलिटिक्स में कूद पड़े और यहीं से शुरू हुई एक लेजेंडरी दुश्मनी। ये हमें ले आता है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पर, जिसे कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाइयाँ साउथ इंडिया के कार्नाटिक रीजन में लड़ी गईं। पहली कार्नाटिक वॉर, जो 1746 से 1748 तक चली, असल में यूरोप में चल रही वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन का ही एक हिस्सा थी। इस वॉर में फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने शानदार स्ट्रैटेजी दिखाई और मद्रास पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक्स ला शापेल की संधि के बाद मद्रास वापस अंग्रेज़ों को मिल गया। इस वॉर से एक बात साफ हो गई, एक छोटी लेकिन अच्छी तरह से ट्रेंड यूरोपियन आर्मी इंडियन आर्मीज से कहीं बेहतर थी।
इसी दौरान दक्कन की पॉलिटिक्स में एक नया पावर सेंटर उभरा, हैदराबाद स्टेट। आसफ जाह, जिन्हें निज़ाम उल मुल्क का टाइटल मिला था, ने मुगल एम्पायर से लगभग आज़ाद होकर हैदराबाद स्टेट की नींव रखी। 1748 में उनकी मौत के बाद गद्दी के लिए उनके बेटों और पोतों में झगड़ा शुरू हो गया। यही वो मौका था जिसका अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को इंतज़ार था। उन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक दोनों की गद्दी के लिए राइवल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने का फैसला किया, और इससे शुरू हुई दूसरी कर्नाटक वॉर 1749 से 1754 तक। इस वॉर में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चांदा साहिब को और हैदराबाद में मुज़फ़्फ़र जंग को सपोर्ट किया। वहीं अंग्रेज़ों ने कर्नाटक में अनवर उद्दीन और बाद में उसके बेटे मोहम्मद अली को और हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट किया। शुरुआत में फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी था, बट देन केम रॉबर्ट क्लाइव, एक क्लर्क से सोल्जर बने, जिन्होंने आरकोट को घेर कर पूरा गेम पलट दिया। द सीज ऑफ आरकोट एक टर्निंग पॉइंट था। आखिरकार फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा और उनके गवर्नर डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया। इस वॉर ने अंग्रेज़ों की पोजीशन को काफ़ी मजबूत कर दिया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। फाइनल शोडाउन थी तीसरी कर्नाटक वॉर 1756 से 1763 तक। ये यूरोप में चल रहे 7 इयर्स वॉर का हिस्सा थी। इस बार फ्रांसीसियों ने काउंट द लैली को भेजा, लेकिन वो रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज़ कमांडरों के सामने टिक नहीं पाए। निर्णायक लड़ाई थी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश 1760 में, जहां अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इसके बाद फ्रांसीसी सिर्फ पौंडीचेरी जैसे कुछ सेटलमेंट्स तक ही सीमित रह गए और उनका इंडिया में एक एम्पायर बनाने का सपना टूट गया। तो सवाल उठता है, अंग्रेज़ों की सफलता के कारण क्या थे? सबसे पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, जिसे सरकार का सपोर्ट था, लेकिन रोज़मर्रा के मामलों में कम दखलंदाजी थी। इससे वो फ्लेक्सिबल और तेज़ी से फैसले ले पाते थे। इसके उलट फ्रेंच कंपनी एक सरकारी संस्था थी जो ब्यूरोक्रेटिक देरी और करप्शन से परेशान थी। दूसरा, ब्रिटेन की रॉयल नेवी फ्रेंच नेवी से बेहतर थी, जिससे उन्हें समंदर पर कंट्रोल मिला और वो इंडिया में अपने सैनिक और सप्लाई आसानी से भेज पाते थे। तीसरा, अंग्रेज़ों के पास 3 अहम बेस थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। जब एक जगह हालात ख़राब होते तो वो दूसरी जगह से मदद ले सकते थे। फ्रांसीसियों के पास सिर्फ पौंडीचेरी था, और आखिर में अंग्रेज़ों के पास रॉबर्ट क्लाइव, स्ट्रिंगर लॉरेंस जैसे शानदार लीडर्स थे, जबकि डुप्लेक्स जैसे फ्रेंच लीडर्स को सही समय पर सपोर्ट नहीं मिला। तो ये थी कहानी यूरोपियन पावर्स के इंडिया आने की, उनके आपसी झगड़ों की, और कैसे इन सब में से अंग्रेज़ विजेता बनकर उभरे, जिसके बाद शुरू हुआ ब्रिटिश राज का दौर। आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।